आनापानासती ध्यान में हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें हमारी श्वास ही हमारा असली गुरु है। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हम है PSSM में। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिनकी जर्नी ध्यान में आने के बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स से जो आपसे मिलकर अपने ध्यान की जर्नी आपसे साझा करते हैं, बताते हैं कि ध्यान के जरिए उनकी लाइफ में उन्हें किस तरह से एक क्लैरिटी, एक पर्पस ऑफ लाइफ जो उन्हें मिल चुका है। चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट श्वेता वर्मा रावत जी का और जानते हैं मैम से उनकी ध्यान की जर्नी के बारे में। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार रूपाली, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में बताइए। ध्यान से पहले आपकी जर्नी, आपकी लाइफ कैसी थी? जैसा कि आप पता है, मेरा नाम श्वेता वर्मा रावत है और मैं ध्यान में 2008 में आई हूँ। उसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं किया, बट हाँ, उसके पहले की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी। एंड मैं रांची में मेरा जन्म हुआ है और मैं एक रेलवे फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों रेलवे एम्प्लॉयज़ थे और मोस्टली मम्मी वहाँ रहती नहीं थी घर पर, क्योंकि उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो सारा घर को मैनेज करना और थोड़ा सा चाइल्डहुड में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ मैंने डेफिनेटली फेस करी है। बट उस समय की जो श्वेता थी वो बेसिकली एक सेंसिटिव श्वेता थी, जिसे ये नहीं पता कि सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ ही क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत हुई है। एंड चाहे वो एजुकेशन रहा हो या किसी भी मामले में, मेरा हमेशा ही द बेस्ट करना एक प्रायोरिटी रहती थी, और जिसकी वजह से बहुत सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन लाइफ का कहीं ना कहीं ड्राइविंग फैक्टर था। तो हर चीज़ में पहले अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स उसे कैसे लेंगे, मेरे फ्रेंड्स उसे कैसे सोचेंगे, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, प्लस हमेशा एक एग्जाम्पल बनना कि हाँ, श्वेता की तरह बनो। दैट बिकेम अ ट्रेडमार्क फॉर मी कि हाँ, हर चीज़ में मुझे ऐसा रहना है जहाँ पे मेरे भाई बहन या मेरे रिश्तेदार, एवरीबडी लुक्स अप टू मी फॉर एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर को खोते हुए मैंने अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाया है। एंड मैं एक MBA हूँ। उसके बाद मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन जो हम कहते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ पीपल्स पर्सन, तो वो मैंने ज्वाइन किया। मैंने करीब 20 सालों तक ह्यूमन रिसोर्सेज में काम किया, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में। और उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो कहीं ना कहीं मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, और उसके बाद कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ध्यान एक लाइफ का मेन मोटिव बन गया। बिल्कुल मैम, उसके बारे में तो हम आगे आपसे जानेंगे ही, लेकिन जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, तो आप सबसे बड़े मतलब बच्चे थे आपकी फैमिली में, और कौन कौन है? तो हम 4 हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ डेफिनेटली। उसके बाद एक सिस्टर है जो आज की डेट में पुणे में है, और भाई है जो US में है, एंड सिस्टर है वो बैंगलोर में है। सो बेसिकली सारे लोग इधर उधर हैं। पेरेंट्स कभी हमारे साथ, कभी भाई के साथ, इस तरीके से हम रहते हैं। और मैंने ऑनेस्टली चाइल्डहुड में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है, बिकॉज वी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। आज की डेट में वो महत्व नहीं रखता, लेकिन उस समय वो बहुत बड़ी बात होती थी कि जब स्कूल चेंज कराया जा रहा है तो आप किस कैडर को बिलोंग करते हो, आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो आपको कैसे देखेंगे। लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ फियर वॉज देयर, प्लस रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रेंड्स मुझे कैसे देखेंगे। आई वॉज अ पर्सन जो हमेशा मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहती थी। तो अगर किसी का बर्थडे हुआ तो मेरा था कि किसी ना किसी तरीके से उसे स्पेशल बनाओ। आई यूज़ टू ड्रॉ, आई यूज़ टू लव आर्ट, बट वहाँ ऐसा था कि हम सीख नहीं पाते थे किसी भी चीज़ को, तो आपको जो आता है आप बस वही करते थे। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, जो क्रिएटिविटी है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, उस पर काम कर रही थी, बट इट वाज एक्चुअली फॉर अदर पीपल। सो दैट वाज द एंटायर मोटो ऑफ माय चाइल्डहुड। ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय फैमिली मेम्बर्स। काफ़ी उन लोगों ने हर चीज़ में सहयोग किया, और क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी तो डेफिनेटली ज़्यादा प्यार भी मिला, मैं ये कहूँगी डेफिनेटली। तो वो एक है, और एक नर्चरिंग नेचर आया। तो आई वुड से इन माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑलवेज अ गिवर, एंड जब मैं कॉलेज तक आई तभी भी वो गिविंग वाला आदत जो था वो कभी नहीं गया, और आज भी कंटिन्यूड है। बट द डिफरेंस इज दैट उस समय आई वॉज नॉट अ गुड रिसीवर। When I'm giving somebody love, then how would I receive it? So that was the kind of mindset I had.
और अब जैसा है कि डिफरेंट थिंग्स आर देयर, लाइक आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट लाइफ इज़, हाउ इट शुड बी। मैम, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ध्यान आपके जीवन में आया, तो मैं वही जानना चाहूँगी कि कैसे आपकी लाइफ, जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, आप बड़े हुए, आपने कॉलेजिंग की और आपने उसके बाद जा कर के जो है आपकी शादी हुई और आपकी एक बेटी भी हुई। तो मैं वही जानना चाहूँगी कि एक नॉर्मल लाइफ से आपकी लाइफ एक ध्यानी में कैसे बदली? सो 2010 में मेरी शादी हुई और उसके पहले का लाइफ ऐसा था कि 2008 में मैं अपनी स्पिरिचुअल मेंटोर से मिली जिनका नाम रोहिणी है, शी इज़ फ्रॉम गुड़गांव। उन्होंने रेकी एक हीलिंग टेक्नोलॉजी टूल होती है उसके बारे में बताया हमें, एंड आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि अच्छा कुछ एनर्जी बॉडी भी होती है। तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी से मैं आई और 2008 से 2010 तक मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। जैसे आपने हुपोनोपोनो सुना होगा, इट्स अ फॉरगिवनेस प्रेयर। रेकी, मैं आज की डेट में लेवल 3 सर्टिफाइड हूँ, मैं रेकी हीलिंग करती हूँ लोगों का डेफिनेटली। और इसके साथ साथ ब्रेथ वर्क हुआ, डूइंग मेडिटेशन विद द 5 एलिमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने रोहिणी से सीखा। एंड स्पेशली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द कॉर्पोरेट, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में थी, तो बहुत ट्रेनिंग होता था हमारे पूरे रोल में, जिसमें एक पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स भी होता था। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमेशा मेरे हार्ट के बहुत क्लोज था कि लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। तो वो सवाल मेरे बचपन से ही काफ़ी सारे लोगों के लिए था। एंड व्हेन आई स्टडीड ओबी तो मुझे ये समझ आया कि अच्छा, तो ये पर्टिकुलरली साइकोलॉजी में ऐसा 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 होता है। एंड जब मैं एनर्जी वर्क समझी तो वो कुछ और था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलाइनमेंट ज़रूर होगा जो मैं समझना चाह रही थी। और उस चीज़ का जवाब मुझे डेफिनेटली मेडिटेशन से मिला बाद में। बट उस समय कहीं ना कहीं वो फुलफिलमेंट नहीं थी, मुझे कुछ और जानना था। देयर वाज समथिंग मिसिंग पीस इन द एंटायर लाइफ। तो एनर्जी वर्क करती रही, रेकी हीलिंग करती रही, उसके बाद भी फुलफिलमेंट नहीं आया। मेडिटेशन में कंटिन्यूटी नहीं रही, जब मन किया बैठ गए, जब मन किया उठ गए। तो ये वो नहीं था, वो एक बात नहीं थी। उसके साथ 2010 में जब शादी हुई, बेटी होने में टाइम लगा, कपल ऑफ इश्यूज़ वर देयर, मेडिकल इश्यूज़ बहुत थे। एक ऐसा माहौल था जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रह रहे हो और सडनली यू गो टू अ जॉइंट फैमिली, राइट। तो काफ़ी सारे थे, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे फुल फ्लेजेडली एक्सेप्ट नहीं करा। तो उसमें मुझे ये लगता था कि मैंने तो बचपन से हमेशा प्यार दिया है, मेरा और कोई काम ही नहीं रहा, तो ऐसे कैसे है कि कोई इंसान ऐसा होगा जो मुझे लाइक नहीं कर सकता। तो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस इंसान को खुश करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो। आप पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट ला रहे हो, आपने उनके लिए भी गिफ्ट लेके आया, दो द लेडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट गिफ्ट, बट फिर भी आपको लगता है ठीक है यार, फैमिली का पार्ट है, कोई बात नहीं। वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, पीछे 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 फिर जा, अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये कर लो, अच्छा आप डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहे हो, राइट। आपके अंदर वो डर है कि पता नहीं क्या बोलेगा, क्या चल रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट करना चाह रहे हो। तो उस इंटेंट से आप उस इंसान के पास जा रहे हो, बट अगेन द पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग यू। दिस हैपेंड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एक्चुअली। आप अपने फैमिली इमीडिएट फैमिली की बात कर रही हूँ। बट हाँ, इससे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि मैं ही गलत हूँ। जब मैं सबको खुश रख पा रही हूँ तो ये इंसान क्यों नहीं मुझसे खुश रह पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और नॉर्मल जैसे फैमिली में इश्यूज़ होते हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें हुई। और कहीं ना कहीं वो श्वेता जो गिवर थी उसके अंदर ये आ गया कि नहीं, आई हैव टू कम्पीट विद दैट पर्सन। If she is doing something wrong, then I will also make sure that I do something wrong to her. तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा अटेंशन फोकस सिर्फ वो इंसान के इर्द गिर्द ही रहा, जो मैं बाद में समझी कि हाँ मैंने कितना अपना टाइम वेस्ट किया। बट दैट्स हाउ माई जर्नी वॉज सपोज टू बी, अनलेस एंड अनटिल देयर वॉज अ एपिसोड जहाँ पे मुझे जिन लोगों को मैंने बहुत प्यार किया, जिन लोगों को मैंने बहुत सपोर्ट किया, वो भी उस इंसान के साथ मिलकर दे वर टॉकिंग अबाउट मी एंड दे वर टॉकिंग अबाउट माई किड। तो ये सारी चीज़ें ना जब मैंने एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग के थ्रू सुना तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बिकॉज दैट वाज द डे व्हेन आई टोल्ड माय मॉम इन लॉ दैट ओके, एंड फिनिश, लाइक अभी तक आपने मेरे अंदर इतना पेशेंस देखा है, सब्र देखा, बट आज के बाद रिलेशनशिप इज़ ओवर। एंड इवन मदर इन लॉ हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्टर ऑलवेज फॉर मी। It's always give and take, right? You are loving her, you are respecting her, you are taking care of her, so obviously she'll also do the same. And that's where the question of the other people is कि वही लाडली क्यों है, उसी को सबसे ज़्यादा attention क्यों मिलता है। But they never understood that fact. Then what happened that Enneagram के through मुझे ये समझ आया कि there is a type 2 personality and which is a very beautiful. So Enneagram is a personality assessment tool. Corporates में ये बहुत यूज़ होता है, जहाँ
आपको ये बताया जाता है कि देयर आर 9 पर्सनालिटी टाइप्स इन दिस वर्ल्ड। उन 9 पर्सनालिटीज में से कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा अलाइन होते हो आप जिससे। तो टाइप 1 इज़ अ परफेक्शनिस्ट, टाइप 2 इज़ अ गिवर। नाउ आई एम अ गिवर। तो जब आप इनियाग्राम समझी मैं, तो उसके बाद मुझे ये समझ में आए, ओके देयर आर अनहेल्दी पैटर्न्स, देयर आर मीडियम पैटर्न्स, एवरेज, एंड देन देयर आर हेल्दी पैटर्न्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि इफ़ आई एम बीइंग मैनिपुलेटिव टू लेट दैट पर्सन डाउन बिकॉज शी इज डूइंग एंड आई एम जस्टिफाइंग कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं कर सकती हूँ, राइट, दैट वाज एन अनहेल्दी पैटर्न। व्हेन यू आर अ गिवर यू हैव टू रिसीव। अगर आपके कप में वाटर है या टी है, कोई आपके घर पे गेस्ट आता है तो आप क्या दोगे? उस कप में अगर आपके घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जो आपके कप में होगा आप वही दोगे, राइट। तो आपके कप में अगर वो सेल्फ केयर नहीं है तो आप दूसरों का केयर कैसे कर पाओगे विद जॉय? So that was something which I learned through Enneagram, that you have to first take care of yourself and then take care of the world. तो कहीं ना कहीं वो एक एस्पेक्ट आया। उसके साथ जब मेरा एक एस्पेक्ट था कि मुझे हमेशा हेल्प करना है, किसी का भी हेल्प करना है। इनफैक्ट जब मैंने रेकी सीखा था, यू वोंट बिलीव, मैं इतनी पैशनेट थी कंट्रीब्यूट करने के लिए यूनिवर्स को कि मैं जब बाहर जाती थी तो मैं चिड़िया को देखती थी, डॉग को देखती थी, किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट होता था, मैं बस रेकी हील करती जाती थी एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग ड्रेन्ड. And then I called my, spiritual mentor, and she said, Shweta, it's not like this. It has to be, somebody has to come to you to take help and then you have to support. So again, that word relevance was missing. आप उनकी मदद करो जो नीडी हैं, और आप उनकी मदद करो जो आपसे बोल रहे हैं कि मुझे मदद चाहिए. अगर आपको गिफ्ट देना है मान लीजिए, तो आप उनको दो ना जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सभी को ज़बरदस्ती मत दो. तो मुझे वो वर्ड रेलेवेंस समझ आया, फिर मैंने फिल्टर आउट करना शुरू किया. Third was that the lady whom I'm talking about, she was a type 3. A type 3 is somebody who's more bothered about physical body, self-image and beauty and all these things, right? तो मेरे सवाल में मन में था कि कोई गेस्ट आता है तो वो कैसे नहीं हेल्प कर पाती हैं, ये तो करना चाहिए उन्हें. बट मैं ये नहीं समझ पाई कि उनकी जर्नी अलग है और मेरी जर्नी बिल्कुल अलग है. आई एम अ टाइप 2, आई एम अ गिवर, मुझे हेल्प करना ही है तो मैं अपने कॉस्ट पे हेल्प करूंगी. बट शी इज़ अ टाइप 3, फॉर हर इज़ लाइक पहले मैं अपना देखूंगी फिर दूसरों को देखूंगी. She was never wrong, but I never understood it. तो day I understood this, जिस दिन मैं इनियाग्राम के थ्रू ये चीज़ समझी, मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किए, और वो जो बदलाव थे वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया. उसके बाद जो आपने पूछा कि मैं मेडिटेशन में कैसे आई, आपने पहले ये सवाल किया था. तो हम एक गांव के ट्रिप में गए हुए थे और वहाँ पे एक शिव जी का एक मंदिर है, बहुत अच्छा, गुफा के अंदर है, जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता. तो इस मंदिर का नाम दीप मंदिर है, जो कि उत्तराखंड के गाँव में है, बलिया गाँव में. तो वहाँ पे जब मैं गई, उसके अंदर गुफा है, कुछ शिवलिंग खुद ही से निकले हुए हैं, और वहाँ की स्टोरी भी आप कभी देखना, आप गूगल पे भी मिल जाएगा. इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है, और बहुत ही एक ऐसी जहाँ पे आपको वो ऊर्जा फील होती है जो आपको चाहिए होती है किसी भी मंदिर में. एंड जब मैं वहाँ गई तो मेरे आंसू अपने आप ही गिरने लगे. मतलब परिवार के साथ गई थी, एवरीबडी वॉज देयर, तो मुझे किसी का कुछ भी नहीं था. मैं बस वहाँ बैठी, मैंने शिव जी को देखा और उसके बाद मैं बस रोने ही लगी. मैं रुका ही नहीं आंसू, बिल्कुल आधे घंटे तक मेरे आंसू गिरते रहे. एंड आई हैड ओनली वन क्वेश्चन कि मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ में, क्योंकि मैं वो फुलफिलमेंट मिसिंग था, राइट. कुछ ना कुछ मैं जितना हो पा रहा था कर रही थी, आई वॉज गिविंग माई बेस्ट अंडर दैट सिचुएशन, लेकिन वो फुलफिलमेंट था ही नहीं. तो मैंने उनसे यही पूछा, पर्पस दिखा दो, क्या है बता दो. और फिर मैं वापस, ऑब्वियसली मतलब उसके बाद आपकी दिनचर्या सब कुछ वो हो गया. ये 2019 की बात है. और जब मैं वापस आई, इनफैक्ट कहीं ना कहीं उन्होंने सुना, उन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो एक एपिसोड हुआ जिसकी वजह से मुझे अपने मदर इन लॉ को बोलना पड़ा कि दिस इज़ इट, इसके आगे मैं और नहीं निभा पाऊँगी. तो अब मुझे अपना देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो मुझे अपनी और प्रायोरिटी लानी पड़ेगी. और फिर उसके बाद मैंने एनर्जी वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा. और फिर जो चीज़ें मेरी लाइफ में रेलेवेंट नहीं थी, मैंने उसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया. लेट गो करना वॉज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर मी. मैं लेट गो नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई हैड दैट थिंग कि मुझे तो सबके नज़र में अच्छा बनना है, हमेशा हमेशा सबका प्यार चाहिए, और प्यार के लिए तो अच्छा बनना ही पड़ता है. तो आप अपने कॉस्ट पे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने वो फॉरगिव करना शुरू करा धीरे धीरे करके. एंड टिल द टाइम जब मैं लॉकडाउन हुआ 2020 में, तो मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन मेरे लिए आया था स्पेशली, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे अंदर थी उन चीज़ों को वो बाहर लेकर आया है लॉकडाउन में. रोहिणी ने एक मेडिटेटिव आर्ट है जिसका नाम है ज़ेनटैंगल, उन्होंने वो शुरू करा, और उन्होंने कहा कि जिन्हें भी करना है वो ऑनलाइन शुरू कीजिए. तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया, बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट इंक्लिनेशन, आर्ट. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो था. तो वो एक फ्री फ्लो आर्ट है
जिसमें आप इरेज़र यूज़ नहीं करते, आप सिर्फ एक पेंसिल, एक पेन और एक पेपर स्माजर के थ्रू आप एक छोटे से पेपर में बहुत कुछ बना सकते हैं। आप अपने दिल को एक्सप्रेस कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि आपके माइंड में वो रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं होती कि लाइन सीधी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट। मैंने वो किया। उसके साथ साथ रोहिणी का, क्योंकि एक स्पिरिचुअल संघा है वहाँ पर गुड़गांव में, तो हमने क्या किया, हमने पूरे वर्ल्ड के लिए प्रेयर्स करना शुरू किए। एवरी डे एट 11 o'clock, 11 to 12, आवर जॉब वॉज टू लीव एवरीथिंग असाइड, सिट टुगेदर ऑनलाइन ऑन जूम एंड देन प्रे फॉर द वर्ल्ड। तो वहाँ से एक मेडिटेशन की आदत लगी और वो फुलफिलमेंट थोड़ी सी लगी, क्योंकि आप ना कंट्रीब्यूट कर रहे हो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं। एनर्जी वर्क हमें समझ में तो आता ही था डेफिनेटली, तो वो एक हुआ। एंड देन उसके बाद फिर कुछ और एपिसोड्स हुए लाइफ में डेफिनेटली, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन में और ज़्यादा आ पाई। एंड देयर वाज अ टाइम जब रोहिणी को लगा कि आई एम रेडी, एंड शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू बुद्धा सीओ क्वांटम फाउंडेशन। तो वहाँ पर जब मैंने पहली बार वो 40 डेज़ का एक उनका ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, मॉर्निंग सेशन, वो मैंने जब अटेंड करा, एंड विद इन अ वीक जो हमारा एक जूम में जो रूम वाला होता है सेशन, वहाँ पे चंद्रा सर थे। तो चंद्रा सर हु इज़ द ओनर ऑफ बुद्धा सीओ, राइट? सो आई वॉज वेरी 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 इंस्पायर्ड बाय हिम। तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि शायद कोई गुरु जैसा कोई इंसान ऐसा मिल गया है जो मेरे को कभी क्रेव नहीं था, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को लगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम एंड हिज एंटायर सेशन वॉज द साइंटिफिक एस्पेक्ट बिहाइंड दैट प्रोग्राम। क्योंकि मैं अभी तक बहुत कुछ कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, बट लॉजिकल नहीं था। वो क्यों कर रही थी? क्योंकि रोहिणी कह रही हैं, मेरी जो रेकी टीचर है सुजाता, वो कह रही हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने लाइफ देखी है, तो आई एम डूइंग इट। दैट वाज द मेन रीज़न। एंड अच्छा लग रहा था डेफिनेटली, बट वो जो मिसिंग एंगल था ना, वो चंद्रा सर के इस प्रोग्राम के थ्रू आ गया कि ओके, देयर इज़ अ साइंटिफिक लॉजिक व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। आपके ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट? आपको क्या क्या हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो किस तरीके से आपकी बॉडी को चेंज कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से वो कैसे साइंटिफिकली आपकी पूरी बॉडी में वो हो रहा है। रोहिणी ने ये ज़रूर हमें समझाया था बॉडी माइंड अवेयरनेस, जिसमें मुझे पता था कि अगर आपका कोई भी डिजीज़ है उसका रीज़न इमोशंस होते हैं आपके, कहीं ना कहीं वो समझी। बट उन्होंने, जब चंद्रा सर ने उसी चीज़ को साइंटिफिक एंगल से कवर किया, तो मुझे और क्रेडिबिलिटी मिली। तो कहीं ना कहीं बहुत क्वालिटी आई, क्रेडिबिलिटी आई। और उसके बाद ही मेरा ये आनापानासती मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, जब सिंपल एक फैक्ट कि जो चीज़ हमारे साथ हमेशा रहती है वो हमारा ब्रेथ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम ये सारी चीज़ें कर रही थी मैं, बट वो जो एक खुशी होती है, एक जो फुलफिलमेंट होती है, दैट वाज मिसिंग। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी सारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे थे, रेकी आप कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें आपने लाइफ में की, और मेडिटेशन में तो आप 2008 से ही ज्वाइन हो गए थे। लेकिन जैसे आपने कहा वो कुछ तो पार्ट था जो मिसिंग था, और जैसे आप बुद्धा सीईओ से ज्वाइन हुए, उसके बाद आप आनापानासती ध्यान से कैसे जुड़े, इसके बारे में बताइए। तो जब मैं बुद्धा सीईओ क्वांटम फाउंडेशन से जुड़ी और मैंने जब चंद्रा सर को वहाँ पे मिली मैं ऑनलाइन सेशन में, तो आई हैड अ फीलिंग कि ही इज़ लाइक अ गुरु। एंड कहीं ना कहीं वो उनसे जो मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी विजडम टॉक के थ्रू उनके साथ, उन चीज़ों को मैंने अप्लाई करना शुरू करा। तो आनापानासती मेडिटेशन में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और जो मेरे हार्ट के साथ बिल्कुल अलाइंड हो गया, वो ये था कि आपका ब्रेथ, हमारी पूरी लाइफ सिर्फ पहले ब्रेथ और लास्ट ब्रेथ के बीच की है। और हमें बचपन से कभी भी नहीं सिखाया गया कि आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो या उस पर फोकस करो। हम जब पढ़ाई करते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें कहा जाता है एग्ज़ाम है, फोकस करो पढ़ाई पे, खाने पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। बट हमारी पूरी लाइफ इस ब्रेथ की वजह से है, और हमने कभी यही नहीं जाना कि हमें उस ब्रेथ पे भी फोकस करना है या ऑब्जर्व करना है, राइट? तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इट्स सच अ सिंपल थिंग कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस आइज़ क्लोज करना है और आप अपने जो आप सांस ले रहे हो और आप सांस जो छोड़ रहे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट पे बस ऑब्जर्व करना है। तो इससे ब्यूटीफुल चीज़ और क्या हो सकती है? यू डोंट नीड अ कैंडल, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू आर सिटिंग इन अ कैब। मैं जैसे करती हूँ, मैं कैब में, अगर मैं नॉर्मल 40 मिनट्स का नहीं कर पाती, कैब में बैठती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ सांसों को, और मेरा मेडिटेशन हो गया उस दिन का, अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो ये मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे वो फुलफिलमेंट मिलनी कहीं ना कहीं शुरू हुई। एंड बिलीव मी, जब मैं आनापानासती मेडिटेशन कंटिन्यूसली शुरू करा कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसके बाद चीज़ें लाइफ में जो सॉर्ट नहीं हो पा रही थी, वो धीरे धीरे अपने आप ही सॉर्ट होती गई। मैम, जैसे आपने कहा कि आप चैलेंजेस ज़रूर फेस कर रहे थे, आप आनापानासती ध्यान से जुड़े, उसके बाद ध्यान में जुड़ने के बाद आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस, कोई ऐसे चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे, वो इम्प्रूव हुए, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल या फिर मेंटल? श्योर।
तो मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन ने मुझे एक होलिस्टिक वेल बीइंग का पर्सपेक्टिव दिया, जो मैं आज की डेट में एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। सबसे पहला फिजिकल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी सबको दिखता है और बहुत इजीली सब लोग समझ पाते हैं। तो फिजिकली मुझे माइग्रेन हेडेक्स होते थे उस समय काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी समय से चल रहा था। जब से मैं दिल्ली आई थी 2000 में, तब से ये चल ही रहा था। हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार, इस सिवियरिटी के साथ कि मेरे को इमरजेंसी में जाकर एडमिट होना पड़ता है और इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, बाकी आप मेडिकेशन में रहोगे। तो 2 से 3 दिन आप लगा लो कि आपका पूरा वो टाइम सिर्फ माइग्रेन फोकस हो जाता था। तो इस सिवियरिटी के साथ जब मैंने मेडिटेशन शुरू करा, इनिशियली मुझे डेफिनेटली चैलेंजिंग लगा, बट उसके बाद मैंने ये नोट किया कि पहले तो उसकी सिवियरिटी कम हुई। जैसे इंजेक्शंस की जगह मैं पेन किलर्स पे आ गई, फिर पेन किलर्स के बाद में आज की डेट है आई डोंट हैव माइग्रेन। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज जो माइग्रेन मेरे साथ पिछले 20 साल से था, वो एक 1.5 से 2 महीना कंटिन्यूसली मेडिटेशन करने के बाद उसकी सिवियरिटी कम हो गई, और फिर धीरे धीरे ये लाइफ से चला गया। सेकेंड ये हुआ कि वर्टिगो आया। वर्टिगो तो बेसिकली, जब मैंने आपको बताया कि मैं हील करती थी लोगों को, राइट, तो देयर वाज अ पेशेंट जो बॉम्बे से कॉल किया उन्होंने अचानक से, एंड ही सेड कि मुझे वर्टिगो हो रहा है और एक अभी स्टेज परफॉर्मेंस में जाना, क्या आप मेरे लिए रेकी कर देंगी? तो मुझे वर्टिगो ऑनेस्टली पता ही नहीं था कि क्या होता है उस समय तक, तो मैंने उनके लिए रेकी हीलिंग ज़रूर करी थी। तो ये कुछ 1.5 साल पहले की बात है। फिर बाद में जब मुझे ये वर्टिगो समझ आया कि सडनली एक दिन सुबह उठी और बहुत ही तेज़ से स्पिनिंग होने लगी, और मुझे लगा भूकंप आया। फिर मुझे लगा नहीं, भूकंप कैसे आ सकता है, भूकंप में राउंड एंड राउंड तो स्पाइरल्स नहीं बनेंगे डेफिनेटली। सो व्हाट आई डिड, मुझे ये समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, उसी समय, क्योंकि मैं आनापाना शुरू किया था, मैंने आनापानासती मेडिटेशन, मैंने उसी समय अपने सांसों को ऑब्जर्व किया। आप ये सोचो कि ये इस तरीके से स्पिन हो रहा है, एंड धीरे धीरे जब मैं ऑब्जर्व करती जा रही हूँ तो वो स्पिनिंग का जो रोटेशन था उसकी स्पीड कम होती गई, एंड देयर इज अ टाइम देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली इट सबसाइडेड। तो देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा, इसमें भी ब्रेथ है। तो ये मुझे उससे पहले नहीं पता था, बट मैंने जनरली ट्राई किया था उस समय। उसके बाद ऐसा हुआ कि वर्टिगो और मेरे बीच में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग वॉर शुरू हो गया। वो बार बार आता और मैं बार बार ऑब्जर्व करती ब्रेथ को, और ये एक्चुअली 10 डेज तक चला। 11th डे ऑनवर्ड्स, इट्स बीन 2.5 years नाउ, नो मोर वर्टिगो। तो वो 11 डेज में सबसाइड कर गया। और जब मैंने लोगों से बात करी तो सबने बोला नहीं, ये तो एज के साथ हो जाता है, अरे हम तो 2-2 महीने बेड पे थे, हम तो 3 महीने थे। तब मुझे समझ आया व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट आई हैव मेड एक्चुअली बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ व्हेन इट इज़ नीडेड। तो उसके बाद मुझे कभी अगर स्टमक पेन हुआ या कुछ भी हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी सांसों को उस जगह पे लेके जाती हूँ, एंड आई जस्ट ट्राई टू काइंड ऑफ सेंड मोर एंड मोर लव। तो ये जब मैंने शुरू करा तो मेरी जो फिजिकल एलिमेंट्स थी ना, काफ़ी कम हो गई। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि आप ध्यान से आपने कैसे अपने सारे हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे आप ठीक करने लगे, और वो फोकस जो है वो आप अपना ब्रेथ का वहाँ लेके जाते हैं। बिल्कुल मैम, हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप ध्यान में आने से पहले आपकी लाइफ थी, और ध्यान में आने के बाद आपकी लाइफ कितनी परिवर्तित हुई है, क्लैरिटी जो है वो आपको मिलती चली गई। आपसे आगे भी चर्चा करेंगे मैम, फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमने आज के इस कार्यक्रम में जाना कि कैसे श्वेता मैम का एक लाइफ जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, जब मैम को अपनी लाइफ में ध्यान में आने के बाद एक क्लैरिटी मिलती चली गई, कैसे उनके रिलेशनशिप्स सुधरते चले गए, और कैसे उन्हें ध्यान में आने के बाद थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस खुद ब खुद होने लग गए। मैम से आगे भी चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए PMC हिंदी के साथ। PMC हिंदी बदले